हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत एक शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए ताकि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट लिख लिख के पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, लिख लिख के आप पढ़ने की आदत डालोगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप वो चीज़ लर्न कर पाओगे और बेटर तरीके से वो चीज़ आप समझ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ और रेडी होकर ही वीडियो को बैठा करो। ऐसा नहीं है वीडियो ऑन कर दी फिर अपनी बुक्स और कॉपी किताब आप इकट्ठे कर लो, नहीं, पहले इकट्ठे कर लो और फिर वीडियो ऑन करा करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर। और ये आपका चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given below. ठीक है, अब आप यहाँ पर एक नॉर्मल कुछ यहाँ पर थोड़ी एनसीईआरटी में क्या होता है कि थोड़ी कोई कहानियाँ कभी कभी दी होती हैं। ठीक है, तो उन कहानियों को जनरली हमें स्किप करना होता है और स्किप करके मेन पार्ट्स पे उनके आना होता है। ठीक है, यानी मेन मेन पॉइंट्स पे आना होता है। और काफ़ी जगह एनसीईआरटी देखोगे एक लाइन में या फिर दो तीन लाइन में वो 10-12 बातें कह देते हैं और ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं की गई होती। इस वजह से हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिसाइफर करते पढ़ना होता है। ठीक है, अब जो है ही नहीं, जो जिस जहाँ पर कहानियाँ ही लिखी हुई हैं वो चीज़ पढ़ के क्या फ़ायदा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम शुरू हमें कहाँ से करना है। हमें यहाँ से शुरू करना है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनमें आप किस चीज़ के बेस में डिफ्रेंशिएट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल यानी कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी नॉर्मल में आपने शीट्स में बीट कर सकते हो, वायर में कर सकते हो, उनकी कंडक्टिविटी कैसी है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। किस चीज़ के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो नहीं क्या होगी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही दो चीज़ों की यही दो प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे और आप देखोगे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट है। कोई अब कहानियाँ मैं नहीं सुनाऊंगा इसमें आपको कि ये पूरी कहानियाँ पढ़ रहा हूँ कि एक्स में डू यू फाइंड अ चेंज द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग वगैरह वगैरह, नहीं, ये कहानियाँ मैं नहीं पढ़ रहा। डायरेक्ट हम पॉइंट पे आएंगे और मेन मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि ज़्यादा अच्छे से हम उस प्रॉपर्टी पे फोकस पर कर पाएँ और उसे हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई है वो है हमारी मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट सिंपल वर्ड में समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक मिनट एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये आपका कोई भी मेटल का पीस है, ये आपका कोई भी मेटल का पीस है। अब ये मेटल का पीस मैं लूँगा, ठीक है। अब मैंने एक लिया हैमर, मैंने लिया हैमर। अब मैं इसे हैमर से बीट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हैमर से बीट करोगे क्या होगा, ये टूट जाएगा पीसेस में या फिर ये और पतला हो जाएगा, एक शीट के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, कोई मेटल आप लोगे, मान लो आयरन लिया था, तो आयरन को हम अगर मैं बीट कर रहा हूँ हैमर से तो क्या होगा, पीस में ब्रेक नहीं होगा, वो और पतला हो जाएगा, वहाँ पर वो क्या होगा, और पतला हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स में कि वो कैसे होते हैं, रिजिड नहीं होते। वो क्या होते हैं, रिजिड वो नहीं होते। अगर उन्हें आप बीट करोगे इस चीज़ से तो अब उनकी शेप डिफॉर्म होके और पतली हो जाती है। ठीक है, तो दे कैन बी बीटेड इनटू शीट्स। अगर यही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो सारे मेटल्स को आप बीट करके, यानी उन्हें हैमर से बीट करके, फिर किसी और चीज़ से बीट करके या फिर उनको प्रेशर के बीच में रख के आप उन्हें शीट्स के फॉर्म में ला सकते हो। आप उन्हें शीट्स के फॉर्म में ला सकते हो। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल्स में नहीं होती। जैसे मान लेते हैं हम कोल, ठीक है। कोल को अगर आप लोगे और उसे बीट भी करोगे, थोड़ा प्रेशर भी डाल दोगे, तो वो बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा और इवन पाउडरी फॉर्म में भी आ जाता है, राइट। कोल मतलब आप नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, कोयले होते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर कोयले हो गए, कोल हो गया आपका। उसे आप बीट करोगे तो पाउडरी फॉर्म में छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो क्या है, आपका नॉन मेटल है। हम यहाँ किसी बात करें, हमने आयरन की बात की, आयरन क्या है, आपका मेटल है। तो मेटल्स जनरली मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स आपके मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, मेलिएबिलिटी क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके थ्रू वो शीट्स में बीट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है हमारा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, नॉन मेटल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टिविटी का फैक्टर। किसका फैक्टर आता है, कंडक्टिविटी का फैक्टर। अब कंडक्टिविटी के फैक्टर पे आप बात करेंगे तो आप देखोगे तो जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं वो, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन होते हैं, मेटल्स। ठीक है, अब जैसे कि आप एग्जांपल लोगे ना, किसी भी अगर घर में थोड़ी अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो जो टैप्स होते हैं आयरन के, स्टेनलेस स्टील के भी जो होते हैं, उसमें आयरन मिक्स होती है, मतलब आयरन के टैप्स हो गए वो, अगर आप टच करोगे तो आपको करंट भी लग सकता है अगर अर्थिंग की प्रॉब्लम वगैरह है। या फिर कभी कभी जो बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनके स्क्रूज में कभी कभी आपको करंट लग सकता है। ठीक है, या फिर वायर के थ्रू आपको कहा जाता है कि आप बहुत प्रिकॉशंस लेके अगर आप वायर लगा रहे हैं ऐसे ही, तो वहाँ पर प्रिकॉशंस लें। कि अब क्यों लें प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर वायर टच हो गया, वायर क्या है, एक मेटल है, वो टच हो गया तो आपको करंट लग सकता है। तो करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है वो। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, मेटल्स कंडक्ट करवाते हैं वो। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाइल सम नॉन मेटल्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कौन से मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताइए, लिख के मुझे बताइए। हो सकता है हम चैप्टर में इसमें आगे देख लें, और जहाँ तक है इसमें हम देख ही लेंगे कि कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी आगे देख लेंगे। लेकिन अगर आप मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो मेजोरिटी में मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स और नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स या फिर बैड कंडक्टर्स आप उन्हें कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप प्लास्टिक्स लोगे तो प्लास्टिक्स जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वुड, अब ओके वुड एक नॉन मेटल है तो वुड भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। कोल हो गया, कोल भी आपका क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। ठीक है, इस जो घरों में वायरिंग होती है उसमें इसलिए मेटल्स यूज करते हैं, नॉन मेटल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात हो गई। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई आपकी, एक मेलेबिलिटी हो गई, एक कंडक्टिविटी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, वो आपकी डक्टिलिटी। क्या है वो आपकी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है आपका, अच्छा एक प्रॉपर्टी क्या कि मेलेबिलिटी, कि आपने मेटल्स को बीट कर कर आप किसकी फॉर्म में लिया है, एक शीट्स की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब मैं इसी मेटल को बीट कर करके वायर्स की फॉर्म में ले आता हूँ, ये वायर हो गया। मैं अगर इन मेटल्स को मैं वायर की फॉर्म में ले आता हूँ तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। मेटल्स को आप बीट कर कर शीट की फॉर्म में भी ला सकते हो तो मेलिएबिलिटी हो गया। आपने आप बीट कर कर प्रोसेस के थ्रू गुजार कर उन्हें आप वायर्स के फॉर्म में भी ला सकते हो, यानी स्ट्रेच भी कर सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो आपकी डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आपको मेटल्स में देखने को मिलती है और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आप किसी मेटल को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो एक बार को हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन कोई भी नॉट मेटल को आप स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो वहीं पर वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, वो अपनी शेप डिफॉर्म ज़्यादा नहीं करते, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी हो गया कि आपने मेटल्स को बीट कर कर आप वायर्स की फॉर्म में लिया है। ठीक है, आपने मेटल को बीट कर कर अगर शीट्स की फॉर्म में ला रहे हो तो मेलिएबिलिटी हो गया। ठीक है, अगर वो कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, तो वो भी मेटल्स की एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी बात करी गई, वो बात करिए सोनोरस। सोनोरस जनरली बहुत बहुत इजी है सोनोरस। जैसे कि अगर आप मैं देखूं कि ये मेट अगर इसके आसपास का ये मेटल है, ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसमें से मतलब चलिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, या फिर आप ऐसे मत समझो, आप समझो कि कोई भी अगर रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अगर ना आप स्टक करो, ठीक है, अगर आप उन्हें हल्का सा मतलब मारो उस चीज़ को, या फिर उन्हें बीट करो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, स्टक करो किसी भी चीज़ से, तो क्या करते हैं जनरली वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं वो, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइल नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। ठीक है, अगर आप ट्री ले, ठीक है, कोई भी ट्री है, अगर आप ट्री में जाके अपना ऐसे ऐसे मारोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप करोगे मेटल के साथ, मानते हैं टीन शेड है, ठीक है, एक टीन शेड है, उसमें जाके आप हल्का सा करते हो, ठीक है, तो बहुत काफ़ी वो आवाज़ करता है। ठीक है, टीन शेड काफ़ी आवाज़ करते हैं। ठीक है, आप टीन शेड मैंने क्यों लिया, आप क्योंकि वो मेटल है एक, आप ट्री ले रहे हो, आप ट्री एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो वो कम आवाज़ मतलब वो आवाज़ नहीं करते। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं, आपके सोनोरस होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स आपके सोनोरस नहीं होते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब और भी कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि आपको दिया हुआ है कि अच्छा हार्ड हो गई, कि अब कौन से मतलब
कौन हार्ड होता है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। अब हमने मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात कर ही ली है, तो हम अगर यहाँ पर आएँ तो हमें जनरली मेटल्स हमें हार्ड मिलते हैं। जनरली मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, काफ़ी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी, जिनमें कि एक शाइनी अपीयरेंस होगी, वो भी किस में होती है हमारी, वो भी हमारी किस में होती है, मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स में शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। फिर आपका मेलिएबल आ गया, ये तो हम पढ़ चुके हैं। डक्टाइल हम पढ़ चुके हैं, सोनस हम देख चुके हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कौन होते हैं, हमारे मेटल्स की बात हो रही है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इनको ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपको दी हुई हैं, इन्हें आप मेटल्स की एक टेबल बनाकर, एक जगह मेटल्स लिख रहे हो, अगर एक जगह नॉन मेटल्स लिख रहे हो तो मेटल्स के नीचे आप इन्हें लिख सकते हो और नॉन मेटल्स के नीचे आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा जल्दी एक टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में आप पढ़ोगे। एक दरअसल क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप पढ़ रहे हो, एक टैबुलर फॉर्म में अगर पढ़ रहे हो, तो काफ़ी ईजी रहता है उस चीज़ को, मतलब मेमोराइज नहीं कहूँगा, रटना नहीं कहूँगा, उस चीज़ को अपने जहन में रखना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। आप उसे 2-3 बार देख लोगे तो वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब वही चीज़ आप घिच-पिच करके लिख दोगे, आप 2-3-4-5 लाइनों में लिख दोगे, तो वो आपको उतना याद होने के चांसेस उसके कम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप मेटल्स में लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। द मटेरियल्स वो जनरली पोजेसेस द प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स, ये मेटल्स होते हैं। मेटल्स के आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, ठीक है। अब आप नॉन मेटल्स की बात करोगे तो जनरली इसके ऑपोजिट रहेगा, जैसे कि नॉन मेटल कैसे हो गए आपके, सॉफ्ट और डल हो गए अपीयरेंस में, ठीक है। सॉफ्ट और डल मतलब लस्ट्रस भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है वो, ठीक है। द ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर, ठीक है। वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं और एक पाउडरी मास बना लेते हैं। अब वो किस में होता है, वो किस चीज़ में आ जाएगा आपका, मेलिएबिलिटी और डक्टाइल के ऑपोजिट में आ जाएगा। जैसे मेलिएबिलिटी में हम शीट से बीट कर पा रहे थे, डक्टिलिटी में हम वायर से बीट कर पा रहे थे, तो वही ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि वो बीट ही ना हो पाए और वो बिखर जाएं, टूट जाएं, तो आपका हमारे कौन होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। सोनस भी नहीं होते, ठीक है, कोई साउंड भी प्रोड्यूस वो नहीं करते। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स के नीचे आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो और नॉन मेटल्स के नीचे आप ये वाली जो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल 2-4 दिए हुए हैं, इनको भी आप लिख लो, ठीक है। Metals like sodium and potassium are soft but can be cut with a knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. अब ये क्या होता है ना, अब आप पढ़ लेते हो, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, सोनस पढ़ लिया, मेलेबल पढ़ लिया, डक्टाइल पढ़ लिया। अब ये चीज़ आप भी पढ़ लोगे, ये चीज़ आप भी ध्यान रख लोगे और ये चीज़ आपके जैसे और 50 बच्चे भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली एक फैक्टर कहाँ आता है, फैक्टर आता है आपके एक्सेप्शंस में। किस में आता है, एक्सेप्शंस में। इस चैप्टर में एक्सेप्शंस आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, मतलब ऐसे कि मतलब 5-10 मिल सकते हैं। वो एक्सेप्शंस को आप समझ पा रहे हो और उन्हें आप ध्यान में रख पा रहे हो, अपने एक्सेप्शंस को आप जनरली कनेक्ट कर पा रहे हो उन मतलब एक्सेप्शंस के साथ, और इन्हीं एक्सेप्शंस के एग्जाम में आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो हम बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, बोर्ड लेवल में भी ये पूछ ले जाते हैं, लेकिन आप अगर किसी 9th एंट्रेंस में जा रहे हो, 11th एंट्रेंस में जा रहे हो, या फिर कोई 12th के बाद भी एंट्रेंसेस में जा रहे हो, तो वहाँ भी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको बुक्स अपनी नोट्स में हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें लिखा हुआ होगा, सब एक्सेप्शंस में लिखे हुए हैं, लेकिन खुद से भी एक बार एक अपनी जो आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, आई होप कि आप कॉपी लेके बैठे हुए, ठीक है। देखिए, जो मैं अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, आप कॉपी लेके बैठो, थोड़ा लिख लिख के पढ़ो, तो आपकी भलाई के लिए, राइट। तो देखो, मुझे तो मज़ा आ नहीं रहा कि मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ हर वीडियो में वो चीज़ सेम रिपीट करूँ, ठीक है। तो वो आपकी भलाई के लिए, तो अब आप फॉलो करो तो वेल एंड गुड, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक। तो आप जनरली अगर कॉपी लेके आप बैठे हुए हो तो आप उसमें एक्सेप्शंस ये सब जो आ रहे हैं इन्हें अलग से लिखा करो, और कोशिश करा करो जैसे आप डिफरेंट कलर के पेन से लिख पाओ, कि अगर आप ब्लू से सारे नोट्स, ब्लू से कोई चीज़ें लिख रहे हो तो उसे ब्लैक से लिख दो, ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से लिख दो, अगर रेड है तो रेड से लिख दो, ठीक है। अगर कलर
पेन भी आपका अवेलेबल नहीं है तो किसी शेड कर दो उसे पेंसिल से, यानी से थोड़ा डिफरेंट आप तरीके से आप देखो कि उससे आपको, जैसे आप वो नोट्स देखो ना तो आपकी उस एक्सेप्शन पे अलग से नज़र पड़ जाए, ऐसा कुछ वो दिख रहा हो आपकी कॉपी खोलते, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश आप क्या करो, थोड़े क्रिएटिव रहा करो अपनी पढ़ाई के साथ, और अपनी पढ़ाई से अलग जितनी भी चीज़ें सब क्रिएटिव रहा करो। यही एज है आपकी क्रिएटिविटी की, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इस एज में निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो कोशिश करा करो कि ज़्यादा टाइम हर नए नए वेज आप ढूंढते रहो चीज़ें करने के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई, यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिर आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। पहले मेटल है यहाँ पर हमारा, कोई भी मेटल है, और इसके किसके साथ रिएक्शन किया इसने, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाया इसने, मेटल ऑक्साइड। अच्छा ये एक्स है, मैंने ओ एक्स बनाया है, जनरली मैं एक्स ऐसे ही लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, एन नहीं है ये एक्स है, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल में आप प्लस ऑक्सीजन करोगे तो आपका क्या बनाएगा, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेगा। मतलब सेम चीज़, ये भी नॉन बनाएगा ऑक्साइड, और ये भी दोनों, मतलब दोनों के दोनों ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है, जो आपकी मेटल की ऑक्साइड होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक। ये मेटल की ऑक्साइड। अब मेटल की ऑक्साइड जनरली कैसी होती हैं, बेसिक। कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। चलिए वो अब आगे देखते हैं। मैं आपको ये अच्छे से दूसरी जगह पर नीचे लिखवा दूंगा अगर नहीं दिया हुआ होगा तो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम हमारा क्या है, मैग्नीशियम हमारा एक मेटल है। मैग्नीशियम को हमने, मतलब मैग्नीशियम रिबन लिया, उसे एयर में हमने बर्न कर दिया, यानी एयर बर्न कर दिया मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। ये आपको, ठीक है। और वहाँ पर फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। किसकी ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम है ऑक्साइड है तो क्या हो गया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी आयरन की आपको दी हुई है, ये हो गया। मैग्नीशियम की आपको दी हुई है, ये हो गया, ठीक है। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature, ठीक है। जो ऐश है आपका, यही ऐश क्या है आपकी ऑक्साइड है, यही ऐश क्या है आपकी ऑक्साइड है। जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ये आपकी क्या है, ऑक्साइड है। अब इस ऑक्साइड का हमने क्या किया, इस ऐश को हमने कलेक्ट किया और इसे भेज दिया, मतलब वाटर में डिजोल्व करके हमने भेजा कि हमने चेक करें कि ये क्या है, एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, क्या है तो ये एसिडिक होगी या बेसिक होगी। तो जनरली आप पाओगे जो मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं, जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, यानी मेटेलिक ऑक्साइड्स। यानी यहाँ ने इस पूरे उससे आपने कंक्लूजन से क्या सीखा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब सेम चीज़ आप उल्टा कर दो नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होती हैं, आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसका आपके पास एग्जांपल है एसिड रेन, आपने सुना होगा एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। अब एसिड रेन क्या होता है कि आपकी जो नाइट्रोजन और सल्फर इन सब की और कार्बन वाली जो ऑक्साइड्स हैं, हार्मफुल ऑक्साइड्स हैं हमारी, किसमें, एयर में ऑक्साइड्स हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ मिलकर क्या बना लेती हैं ये, यानी H2CO3 HNO3 ये सब मिल गया बन के किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि वाटर आया वहाँ से और यहाँ पर ऑक्साइड्स मिली तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना लेती हैं, ठीक है। अब बनी नॉन मेटल ऑक्साइड्स और पानी में और डिजोल्व हो गई, पानी में और डिजोल्व हो गई जब बारिश हुई तो। अब जब बारिश होकर डिजोल्व हुई तो वो ऐसा क्या क्या रिएक्ट करेंगी, वो एज एन एसिड रिएक्ट करेंगी, और एसिड का काम क्या होता है, यानी जलाने का काम होता है एसिड का। तो इस वजह से जो हमारी जो ताजमहल की बात होती है कि ताजमहल कलर टार्निश हो रहा है, ठीक है, कलर थोड़ा डिग्रेड हो रहा है, मार्बल थोड़ा टार्निश हो रहा है वो, अब वो किस क्यों होता है वो, क्योंकि एसिड रेन की वजह से, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस में आपकी क्या होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलती हैं, जब बारिश होती है तो वो क्या बना लेती हैं, आपकी एक एसिडिक
वो बना लेती हैं, मतलब बनाती हैं, एसिड बना देती हैं। अब वही एसिड जब रेन की फॉर्म में मार्बल के ऊपर गिरेगा तो मार्बल को नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब मार्बल के साथ वो जो ज़मीन है आसपास या फिर कहीं भी एसिड रेन हो रही है, चाहे हमारी स्किन पे भी वो पानी गिर रहा है तो हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचाएगा वो, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती है नेचर में। और मेटल्स की ऑक्साइड जो होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्साइड को हम क्या कहते थे, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कह देते हैं, ठीक है। अगर उसे हम अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को गैस को अगर आप पानी में डिजोल्व कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फरस एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, आप दोनों चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। या तो सल्फरस एसिड बन जाएगा या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सल्फरस एसिड क्या होता है आपका H2SO3, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका H2SO4, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एसिड बन सकता है। अब ये एसिड बना है, अब ये जहाँ भी जाएगा, अगर एसिड रेन की फॉर्म में जहाँ भी ये गिर रहा होगा वहाँ वहाँ ये नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में। और जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं नेचर में। यानी इस पूरे उससे आपको एक क्वेश्चन निकालना है कि मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं, बेसिक, और नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, ठीक। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक। यहाँ प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब फिर आया रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि सोडियम जो मेटल होता है बहुत क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। अच्छा, हमने शायद एक्सेप्शन छोड़ दिए पीछे के, राइट। हमने एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसे बस मतलब हाईलाइट कर देता, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हमें पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल वैसे होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर मेटल्स ही फॉलो ना करें तो वहाँ आते हैं आपके एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग चलते हैं, जो कभी कभी मतलब जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। लेकिन मेटल्स आप सेम सोचो, आयरन के लिए क्या आप कट कर सकते हो आयरन को नाइफ से, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन एक्सेप्शन आपका किसके लिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये एक्सेप्शन है आपका, सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आपका मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल। अब बाकी सारे जितने मेटल आपने देखा होंगे, कभी पानी की फॉर्म में कोई मेटल देखा है, नहीं देखा। लिक्विड फॉर्म में कोई मेटल देखा है, नहीं देखा। लेकिन मरकरी ही एक ऐसा क्या है, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, राइट। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी सारे जितने भी ज़्यादातर आप मेटल्स देखोगे वो सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। लेकिन मरकरी कैसा होता है, आपका लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। वो भी मेटल है लेकिन वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम आगे बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब दो आपके मेटल हैं, यहाँ पर सिर्फ सोडियम का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप सोडियम के साथ साथ ध्यान रखो पोटेशियम भी, ठीक है। सोडियम भी और पोटेशियम भी। अब ये दोनों ही ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आप इन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो भी बहुत तेज़ और बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे। अगर इन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो भी बहुत तेज़ और एक बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे। तो इतनी फास्ट और इतनी तेज़ रिएक्शन काफ़ी हार्मफुल होती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है जो इन मेटल्स को कैरी कर रहा है या फिर स्टोर कर रहा है। इस वजह से इन मेटल्स को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, वाटर में या फिर किसी नॉर्मल उसमें चीज़ में हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं कि इनकी रिएक्टिवनेस की वजह से चीज़ें मतलब और जगह मतलब और चीज़ों को ये हार्म कर सकते हैं, राइट। तो सोडियम और पोटेशियम को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत हाईली क्या होते हैं, मतलब रिएक्टिव होते हैं, ठीक। सोडियम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। अच्छा ऊपर कुछ यहाँ तो नहीं है, नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, ठीक है, आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट कर रहा है। सोडियम आपने देखा, सोडियम बहुत हाईली रिएक्ट करता है, लेकिन वही कि आयरन का पीस डाल दो वाटर में और बहुत स्लोली 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 उसके साथ रिएक्ट करेगा, इतनी फास्ट रिएक्शन वो नहीं देता, ठीक है। तो दो हो गए आपके, सोडियम और पोटेशियम को ध्यान रखो, बहुत विग्रसली ऐड करते हैं, बहुत तेज और बहुत फास्ट ऐड करते हैं, राइट। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, ठीक है, नॉन मेटल्स एयर में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल phosphorus is a very reactive phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire it catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें कहाँ रखा जाता है? इसमें रखा जाता है पानी के अंदर, ठीक है। आप पानी के अंदर रखोगे तो आप उसे एयर से कांटेक्ट में आने से बचा लोगे, क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा फॉस्फोरस, जनरली आपने देखा होगा ना, अगर फॉस्फोरस को आप हाथ में रख लो, फॉस्फोरस को हाथ में रख दो मतलब आग लग जाती है उसमें, फॉस्फोरस में क्या होता है, आग लग जाती है। नॉर्मली आपने पाइप से निकाल के आप बाहर लाओ उसे, तो जैसे ही वो एयर कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ फायर वो कैच कर लेता है। इसलिए प्रिवेंशंस के लिए, ठीक है, प्रिवेंशंस के लिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए हम ऐसे नॉन मेटल्स को किस में स्टोर करते हैं? वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जो भी इतना विग्रसली ऐड करेगा ना उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि सोडियम पोटेशियम बहुत विग्रसली ऐड कर रहे थे तो हमने किस में रख दिया? केरोसिन में रख दिया। यहाँ आपका फॉस्फोरस दिया हुआ तो इसे हमने कहाँ रख दिया? वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एसिड्स। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि एसिड्स के साथ कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मतलब आपका कितना हो गया यहाँ पर आपका, चलिए थोड़ा बहुत आपका चैप्टर और रह गया है, ठीक है। अब इस एक चैप्टर को 1 मिनट रोककर हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी अभी पढ़ाई चल कैसी रही है, ठीक है। अब 2-3 तरीके से हैं, तो पढ़ाई बहुत चल रही है या मीडियम चल रही है, बहुत लो चल रही है, ठीक है। अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसे आप कंटिन्यू रखें, बहुत शाबाश, उस पर अपनी ध्यान रखें, अपनी तबियत का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान दें, ठीक है। और किसी की भी मतलब मीडियम चाहिए, मीडियम चल रही है या फिर हल्की चल रही है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, ठीक है। पढ़ाई में क्या है कि अगर हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप ना पढ़ पाओ, ठीक है, हो सकता है कोई दिन आपके अच्छे ना जा रहे हों, लेकिन क्या होता है ना, आपको काम तो करना ही है, इन दी एंड काम तो आपको करना ही है, भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया में इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ भी होता रहे, इन दी एंड आपको काम तो करना ही है, राइट। आपको कुछ ना खाना खाना तो खाना ही है, खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे कमाने हैं तो वो चीज़ें कुछ सीखनी पड़ेंगी, कुछ जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी काम तो करना पड़ेगा। तो लाइफ कभी रुकती नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है, मान लेते हैं आपकी 1 दिन 2 दिन हो सकता है कि पढ़ाई नहीं हो पाई, ठीक है, ओके। तो उस चीज़ को डिमोटिवेटेड फील कर कर या फिर थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर कर आप अगर अगले 7 दिन भी निकाल लो तो वो चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। अगर 1 दिन नहीं हुई, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक आप देख रहे हो आपकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए, लेकिन अब क्या, अब ठीक है, शाम तक का टाइम निकलेगा, सो निकल गया, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है ना। आप सोने जाने से पहले अपना 100% दोगे और 100% आप जितना दे सकते हो उतना आप पढ़ाई करके फिर सोने जाओगे, ठीक है, राइट। तो कभी कभी होता है कि आपके दिन अच्छे नहीं जा रहे या फिर आपकी सिचुएशन लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, लेकिन आपको सूनर और लेटर, चाहे आप अभी समझो ये बात, चाहे आप ये बात बाद में समझो, कि लाइफ कभी भी रुकेगी नहीं आपके लिए या फिर किसी के लिए भी, हम में से किसी के लिए नहीं रुकेगी। दिन कैसा भी जा रहा हो, आपको उठ के आगे बढ़ के काम करना ही है। जैसे कि मैं अपने बारे में आज बता देता हूँ, ये बात मेरे दिमाग में आई। आज का दिन जो जा रहा है बहुत ख़राब जा रहा है, मतलब आज सुबह से जो भी काम मेरे प्लान थे वो काम एक के बाद एक पोस्टपोन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, किसी से कॉन्टैक्ट है, मीटिंग है, तो कुछ लोग क्विट कर रहे हैं, कुछ लोग क्विट करके जा रहे हैं, और कुछ लोग जो साथ काम कर रहे थे वो मना कर रहे हैं काम करने के लिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या, अब मैं मूड ख़राब करके क्या क्या करूँ, मूड ख़राब करके मैं कुछ सीरीज़ देख लूँ, माइंड डाइवर्ट कर लूँ? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे आपकी लाइफ मूव ऑन नहीं करती। लेकिन मुझे वही है, टाइम हुआ और मैं आया और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ अपने ध्यान में रखो, भले ही लाइफ आपके ऊपर कुछ भी थ्रो करे, कोई परेशानियाँ आए, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, ठीक है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, राइट। ना आपके लिए ना मेरे लिए लाइफ किसी की रुकी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लगे रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपना बेस्ट दो हर चीज़ में, ठीक है। और काम करते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए किसी का भी कभी भी, ठीक है।
चलिए हम आगे देखते हैं। हम देख रहे थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ हम देखेंगे कि रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, कहाँ पर है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। हमने कहाँ छोड़ा था ये चीज़, हमने छोड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने हमारा था रिएक्शन विद एसिड्स, हम लोग देख रहे थे। ठीक, अब रिएक्शन विद एसिड्स में हम आपको एक नॉर्मल सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स हमारे जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप मेटल्स की बात करोगे तो मेटल्स आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एक पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, और एक पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की सॉरी, वो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपकी रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, लेकिन आपके जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और कैसे पॉप, मतलब एक हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब हाइड्रोजन गैस को आप बर्न करोगे तो पॉप साउंड से बर्न होती है। ठीक है, जनरली हमें हाइड्रोजन गैस दिखती तो है नहीं, कहीं से मुझे कहीं ऐसा तो नहीं आप आसपास देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाली गैस है, ऐसा नहीं होता ना। तो आप में जनरली रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में आप अगर बर्न करके देखते हो जो भी गैस निकल रही है, ठीक है, अगर वो पॉप साउंड के साथ रिएक्ट मतलब निकली तो आप समझ जाते हो कि वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हमारे रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, और मेटल्स हमारे रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, और एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, रिएक्शन विद बेसिस की। ठीक है, देखिए बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बेसिस के साथ क्या होता है कि आपका मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका एक बेस। क्या होता है आपका, एक बेस होता है। और लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स की पढ़ोगे ना तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो आपके लेवल पे अभी वो सिलेबस में नहीं दी गई हैं। ऐसे आप नेक्स्ट जो आपकी हायर क्लास होगी उसमें आप ज़रूर पढ़ोगे कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ। ठीक है, लेकिन अगर वही सेम चीज़ आप देखोगे, क्या चीज़ देखोगे कि आप मेटल्स की बात करोगे तो मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपकी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और वही सेम चीज़ हाइड्रोजन गैस का बर्न करोगे तो एक पॉप साउंड से वो बर्न होती है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको पढ़ने से बेहतर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक जगह पर। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, हम ले लेते हैं CuSO4 प्लस Zn। इसका हम इन दोनों को रिएक्ट करवा देते हैं आपस में, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉपर सल्फेट। मैं एक मिनट, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। ये हमारा है जिंक। ये हमारा क्या हो गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। इसका कलर क्या होता है, सॉरी हम अभी दिखा देते हैं। जो हमारा कॉपर सल्फेट है इसका कलर क्या होता है, ब्लू। क्या होता है इसका कलर, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। जब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये मिलकर क्या बना लेता है, ZnSO4। क्या बना लेता है, ये ZnSO4 बना लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यहाँ कॉपर था, यहाँ जिंक था। अब जिंक यहाँ आ गया, ठीक है, और कॉपर यहाँ आ गया। ठीक है, जिंक आ गया आपका, यहाँ आ गया, कॉपर इसकी जगह पे आ गया। अब SO4 के साथ पहले Cu था, अब SO4 के साथ यहाँ पर क्या आ गया, जिंक आ गया। और यहाँ पर पहले जिंक अकेला था, अब यहाँ पर कौन अकेला हो गया, कॉपर यहाँ पर अकेला हो गया। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और अपनी जगह उसे दे देता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं उन रिएक्शंस को हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ बेहतर है कि आप ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताना आपको भूल गया, जो आपका जिंक सल्फेट जो होता है, आपका जिंक सल्फेट जो होता है जनरली कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, राइट। तो आपकी जो रिएक्शंस ये जो होती हैं जिनमें कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है,
और एक मतलब दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, राइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। अब अभी मतलब जिंक ने कॉपर को मतलब रिप्लेस क्यों किया, उसे डिस्प्लेस आप मतलब क्यों किया, उसकी जगह क्यों ले ली, क्योंकि आपका जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आपका जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पर जिंक की जगह कोई ऐसा मेटल होता जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव है, अगर यहाँ पर जिंक की जगह कोई एक ऐसा मेटल होता जो कॉपर से थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो वहाँ पर क्या होता, जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, जिंक और वो रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रही, यानी कि यहाँ जो भी आपने मेटल लिया है वो यहाँ वाले मेटल से क्या है, कम रिएक्टिव है। ठीक है, अगर आपको उन्हें डिस्प्लेस करवाना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस भी मेटल के साथ आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो वो मेटल आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो, वो मेटल आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, तो zinc is more reactive than copper and iron, and a more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal। ठीक है, तो अगर आपको कोई कम रिएक्टिव मेटल है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जिंक है, यहाँ पर ये जिंक है, इसने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर डिस्प्लेस कर कॉपर को यहाँ पर बाहर निकाल दिया और खुद यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ। ठीक, अगर यहाँ पर जिंक की जगह कोई और होता जो कि कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन कभी भी आपकी नहीं होती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम चलते हैं कि मेटल्स में उनके यूजेस क्या होते हैं। आप जनरली आपने देखा होगा मेटल्स के यूजेस देख रहे होंगे आपके मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, यहाँ वहाँ, मतलब आपने नज़र आसपास उठा के देखोगे तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स सबके मतलब 2-2 3-3 हज़ार यूजेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, राइट। ये हम देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कुछ दिया हुआ है, जैसे नॉन मेटल की हम बात करें, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अ लाइफ, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अ लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जैसे किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन की बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन की बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं, नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे कि आपके फर्टिलाइजर कैसे कौन हो गए हमारे, एनपीके, क्या हो गया हमारा, एनपीके की बात कर लें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि फर्टिलाइजर्स को दिया जाता है, मतलब सॉरी क्रॉप्स को दिया जाता है फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, राइट। तो नॉन मेटल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक, नॉन मेटल्स इन नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे कि कौन से प्रोसेस में यूज होता है, आपका जो कार्बन होता है उसे हम यूज़ करते हैं, कार्बन ब्लैक को हम यूज़ करते हैं, वो काफ़ी अच्छा प्योरिफिकेशन हमारा करता है, किसका, वाटर का प्योरिफिकेशन करता है, राइट। फिर आगे आपका नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड, एंटीसेप्टिक जो आपने देखा होगा, अगर आपको कभी चोट लगी, ठीक है, आप चोट लगने के बाद आप जो जा रहे हो ना, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास गए या फिर किसी कंपाउंडर के पास गए, उससे आपने अपनी मरहम पट्टी कराई, मरहम पट्टी कराने के बाद उसने आपके एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन आपकी चोट के ऊपर डाला। वो क्यों डाला, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया मतलब कोई इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन फैले ना, या फिर कोई गंदगी हो तो गंदगी वहाँ पर साफ हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा किस लिए होता है, एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है वो, एंटीसेप्टिक होता है। अब वो भी हमारा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, वो नॉन मेटल्स का उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, और नॉन मेटल क्रैकर्स में भी नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जब आप पटाखे चलाते हो, पटाखे जो होते हैं उनमें भी आपका क्या होता है, नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं। अब इसमें नॉन मेटल्स के ही क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की हम ज़्यादा बात नहीं करते, हमें आसपास ज़्यादा देखने को नॉन मेटल्स मिलते नहीं हैं। एयर में होते हैं तो एयर देख तो वैसे ही नहीं पाते आप, ठीक है, जनरली कहाँ होते हैं, एयर में होते हैं वो नॉन ज़्यादातर नॉन मेटल जितने भी हैं, या आपको सॉइल में मिल रहे हैं वो। ठीक है, आप मेटल्स की बात करोगे तो हर जगह मेटल्स ही मेटल्स आपको दिखाई देंगे। अगर आपने चारों तरफ देखोगे तो 10 में से 5 या फिर 6 तो आपको मतलब 50% से ज़्यादा तो आपको मेटल्स ही दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आप इनके कुछ एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये वाले एग्जाम्पल्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, कि नॉन मेटल्स के आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम ठीक,
अच्छा, अब यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ जो चैप्टर ये आपका ख़त्म हुआ, ठीक है, लेकिन आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि आपको रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करके आपको ये देखना है कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, रिव्यू सेक्शन में मैसेज कर कैसे भी अपने क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, आप किसी भी दिन कभी भी आइए, किसी भी टाइम मैसेज करिए, हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत चल रही होगी। पढ़ाई से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से और अगर कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में कोई हिंड्रेंस पड़ रहा है, या फिर आपकी कोई नॉर्मल डेली लाइफ में कोई हिंड्रेंस पड़ रहा है, ऐसा बड़ा भाई समझकर भी आप मुझे मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं उस चीज़ को शेयर करने में, और मैं आपको बात करूँगा, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ अपने उससे, उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर बने रहने के लिए, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, सारे चैप्टर्स का अच्छे से एक मतलब पढ़ें, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं तो लिख लिख के पढ़ें एटलीस्ट, ठीक है। और पढ़ाई खूब मेहनत से करें, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस एक और चीज़, अगर सब आपको ये सब हमारा सारा चीज़ जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पर 365 में, अगर वो आपको वर्थ इट लग रहा है, अगर वो आपको वर्थ इट लग रहा है, तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। और भी लोगों से कहें वो भी हमारे साथ आके जुड़ें इस हमारे रिवॉल्यूशन को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें और ज़्यादा लोगों की इसमें हेल्प कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।